गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक ज्ञान भारती से पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाक्य और वाक्य भेद। कि वाक्य क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए और जिससे हम अपनी जो चैप्टर है 20 का वाक्य और वाक्य भेद, उसका हम अध्ययन कर लें। और सभी बच्चे अपनी जो मैं डेफिनेशन लिखाऊंगी, जो परिभाषा लिखाऊंगी, वह अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। चाहे फेयर में कर लीजिए और चाहे रफ में कर लीजिए। रफ में करेंगे तो आपको दोबारा फेयर में करना पड़ेगा, इसलिए सुंदर साफ राइटिंग में, अगर फेयर में कर रहे हैं तो सुंदर और साफ राइटिंग में आप करेंगे। पहला अपना जो पहले हमने जो चैप्टर का अध्ययन कर लिया, वो आशा आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अपने पाठ 20 का अध्ययन कर रहे हैं। वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य ऐसा शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं, उनको हम वाक्य कहते हैं। जैसे अनिल दौड़ता है, चंचल सोती है, लड़के खेलते हैं। तो वाक्य में कम से कम एक कर्ता पद रहता है और एक क्रिया अवश्य होती है। और चाहे कम से कम दो पद हो और एक कर्ता हो, एक क्रियापद उसमें अवश्य होते हैं। जैसे चंचल सोती है, तो इसमें चंचल क्या है? कर्ता है और पद है, और वह सोती है उसका क्रियापद है। तो अनिल दौड़ता है, तो अनिल क्या है? अनिल है वो कर्ता है, और क्रिया क्या कर रहा है? वह दौड़ने का क्रिया कर रहा है, इसलिए ये क्रियापद है। तो जो वाक्य होते हैं, वाक्य में कम से कम दो पद होते हैं, या फिर एक कर्ता होता है और एक क्रिया उसमें अवश्य होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे अब हम सभी बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। परिभाषा। वाक्य। वाक्य की क्या परिभाषा होती है? परिभाषा। परिभाषा वाक्य के शब्दों के शब्दों के शब्दों के सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे अनिल जैसे अनिल दौड़ता है। जैसे अनिल दौड़ता है। अनिल दौड़ता है, तो ये क्या हो गया? इसमें अनिल तो क्या है? करता है, और दौड़ना क्रिया है। तो हमने ये डेफिनेशन में अभी यही पढ़ा था कि शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं वो हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में कम से कम एक कर्म और एक कर्ता पद और एक क्रियापद अवश्य होते हैं। वाक्य के अंग। अब हम करेंगे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। रचना के अनुसार। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया क्या ये? नो मैम। हाँ, तो आप लिख लीजिए पहले इसको कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के भी अंग होते हैं ना?
वाक्य के दो भेद होते हैं या दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक है उद्देश्य और एक होता है विधेय। विधेय ये लिख लीजिए कि वाक्य के दो अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। विधेय विधेय तो उद्देश्य ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या आर्यन? मैम। ये लिखा क्या बेटा आपने? रफ यस कर, मैम। इसको रफ कर देती हूँ। दूसरा, वाक्य के और वाक्य भेद पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया आप लोगों को कि वाक्य के दो भेद होते हैं या अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे घोड़ा घास चर रहा है, तो इस वाक्य में किसके विषय में कहा जा रहा है? घोड़े के विषय में कहा जा रहा है कि घोड़ा घास चर रहा है। तो कौन चल रहा है? घोड़ा। तो घोड़े के विषय में कुछ कहा गया है, अतः ये जो पद होता है उक्त पद को हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। कि जिसके बारे में कहा जाता है उसको हम कहते हैं उद्देश्य। और विधेय क्या होता है कि वाक्य में जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे घोड़ा घास चर रहा है, तो ये इसके किसके बारे में कहा गया था? ये घोड़े के विषय में कहा गया था। और अतः जो ये तो घोड़ा है, ये तो क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय क्या हो रहा है कि इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? इस वाक्य में घोड़े के विषय में कहा गया है ना कि वो घास चर रहा है। तो ये घास चर रहा है उस वाक्य का विधेय है। समझ गए? जिसके विषय में या वस्तु या व्यक्ति के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे तो हम कहते हैं उद्देश्य। और जिसके वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं विधेय। जैसे घोड़ा घास चर रहा है, तो घोड़ा तो क्या होगा? उसका उद्देश्य हो जाएगा। और घास चर रहा है, ये क्या? उसका विधेय हो जाएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य, तो पहले हम उद्देश्य की परिभाषा लिखते हैं। उद्देश्य उद्देश्य लिखेंगे हम वाक्य में जिस वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं।
उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे घोड़ा घास चर रहा है। जैसे घोड़ा घास चर रहा है। इस वाक्य में कुछ कुछ यानी घास चर रहा है कहा गया है। इस विषय में, घोड़े के विषय में जो कुछ कहा गया है, अतः घोड़ा इसका उक्त विषय है। हमने ये डेफिनेशन में ये पढ़ा कि जिस वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो ये जैसे घोड़ा घास चर रहा है, एक बार पुनः बता देती हूँ। तो ये किसके बारे में कर रहा है कि घास कौन चर रहा है? घोड़ा चर रहा है ना। तो अतः ये क्या हो गया? ये वाक्य का उद्देश्य हो गया। और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो क्या कर रहा था घोड़ा, ये तो बारे में कहा जाता है, तब तो क्या हो गया? उद्देश्य है। और वो क्या कर रहा था? घास चर रहा था। तो घास चर रहा था, ये उसका हो जाएगा विधेय। लिखेंगे अब हम विधेय की परिभाषा। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। डेफिनेशन, परिभाषा लिखेंगे हम विधेय की। वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति, वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे विधेय कहते हैं। जैसे इसी उदाहरण को लिख लेते हैं अपन। जैसे घोड़ा घास चर रहा है। जैसे घोड़ा घास चर रहा है। इस वाक्य में घोड़े के विषय में कहा गया है कि वह घास चर रहा है। तो घास चर रहा है, ये इस पद का विधेय है। पहले वाक्य में तो क्या है कि जिस व्यक्ति विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें किसके विषय में कहा गया? घोड़ा के विषय में। फिर विधेय क्या होता है कि वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि घास चर रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? घास चर रहा है। अतः ये उक्त पद का विधेय है। इसको हम ऐसे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? आर्यन, यस मैम। समझ में आ रहा है ना? इसको लिख लिया आपने? रफ कर मैम दूं? दोनों लिख लिए। हाँ, यस मैम। फिर इसको रफ कर देती हूँ मैं। आगे का लिखते हैं। अब आपको पता लग गया ना कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है? यस मैम। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर अपना वाक्य के भेद, कि वाक्य रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। हम लिखेंगे रचना
के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के, वाक्य के तीन भेद होते हैं। तीन भेद, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला है सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण, सरल या साधारण, सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तीसरा होता है मिश्र, मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। सरल या साधारण जो वाक्य होता है वो क्या होते हैं कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही विधेय रहता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है तो बिजली क्या हो गई? बिजली क्या हो गई आर्यन? भावेश? बिजली मैम उद्देश्य। हाँ, बिजली उद्देश्य हो गई, चमकती है क्या हो गया? विधेय हो गया। तो सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है? जिसमें एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही विधेय रहता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। और जैसे रमा पढ़ती है तो रमा क्या है? रमा क्या है बेटा? इसका उद्देश्य। मैम उद्देश्य। और विधेय क्या होगा? पढ़ रही है। हाँ, ऐसे जैसे विमला कपड़े धोती है तो उसका उद्देश्य क्या है? मैम विमला। हाँ, और कपड़े धोती है ये क्या हो गया? विधेय। विधेय। हाँ, तो इस जो सरल या जो साधारण वाक्य होता है वह क्या होता है? जिस उसमें एक ही उद्देश्य रहता है और एक ही विधेय रहता है उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सरल या साधारण वाक्य की। सरल या साधारण वाक्य लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं कि जिस वाक्य, पहले सरल या साधारण वाक्य की लिख रहे हैं, तो जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, होता है, उसे सरल, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे
जैसे आर्यन पढ़ता है, जैसे आर्यन पढ़ता है। पढ़ाई कर रहा है ना आर्यन, इसलिए आर्यन के बारे में लिखा है। और दूसरा, रमा कपड़े धोती है, रमा कपड़े धोती है, रमा कपड़े धोती है। तो इसमें इन दोनों वाक्यों में एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या होता है, विधेय होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। इसलिए इनमें एक एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ये क्या, इसे क्या कहते हैं, हम आपको कोई पूछे इसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। अगला अपना है मिश्र वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य। इसको रफ कर दूं क्या बेटा? रफ? यस मैम। हाँ, इसको रफ कर देती हूँ। अगला है अपना संयुक्त वाक्य। संयुक्त संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में, जिस वाक्य में दो या दो से जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र, दो या दो से अधिक स्वतंत्र स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक है ये बेटा। समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वह संयुक्त वाक्य वह संयुक्त वाक्य कहलाता है, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे जैसे मैं आया, जैसे मैं आया और वह गया, वह गया। फिर दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे।
दशरथ के 4 पुत्र थे और ये और क्या है, समुच्चय बोधक है। और चारों पुत्रों पर और चारों पुत्रों पर उनका सम्मान स्नेह था। स्नेह था। तो हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ा कि जिस जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो समुच्चय बोधक है, जैसे मैं आया और वह गया, कि मैं तो आया था और ये क्या है, समुच्चय बोधक है। ये जो और शब्द है ये समुच्चय बोधक अवयव है। तो ये समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है संयुक्त वाक्य है। कि इसमें दो है स्वतंत्र वाक्य, कि एक तो वह आया जब वह चला गया, और किससे जुड़ा हुआ है, ये समुच्चय बोधक अवयव से, और से जुड़ा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे ही दशरथ के 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों पर उनका समान स्नेह था। तो ये जो दशरथ के कितने पुत्र थे, एक वाक्य हो गया कि 4 पुत्र थे उनके, और किससे जुड़ा हुआ है ये, समुच्चय बोधक से। और चारों पुत्रों पर उनका स्नेह समान था, कि उनके 4 पुत्र थे और उन चारों पर उनका समान स्नेह था। तो हमने संयुक्त वाक्य में की परिभाषा में यही पढ़ा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, वो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये और है, ये और है, ये समुच्चय बोधक अवयव है और इनसे ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, आशा है आपको आज मैंने जितना समझाया है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, उद्देश्य और विधेय, और जो शब्द की वाक्य की परिभाषा, वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हैं। पूछना है क्या बेटा कुछ? आर्यन, भावेश, समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। यस जितना मैम। जितना पढ़ाया था वो समझ में आ गया? यस मैम। तो ठीक है, हम बाकी का कल पढ़ेंगे। बाकी का बचे हुए अपना मिश्र वाक्य है, और वो जो उपवाक्य के जो भेद हैं उनका हम कल अध्ययन करेंगे। मैंने आज जितना आपको करवाया है वो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, और जब आप आएंगे तो मैं आप उसको चेक कर दूंगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।
पता नहीं क्या सिक्योरिटी टाइम आउट हो गया अपग्रेड अब वो रिकॉर्डिंग